हाँ तो चलिए अब देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वॉल्यूम, मतलब जो चार्ज है वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अगर सच्चाई देखा जाए तो चार्ज हमेशा वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर जो हमारे वायर थे और जो हमारा डिस्क था जिसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी में मॉडल किया था, वायर को हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी से मैथमेटिकल मॉडल किया था। तो सच्चाई तो ये थी कि वो जो वायर की मैं बात करूं तो वायर का चार्ज वॉल्यूम में ही था, लेकिन उसका डायमीटर इतना कम था वायर का और लेंथ बहुत ज्यादा थी, तो हमने उसका जब मैथमेटिकल मॉडलिंग किया तो एज ए लाइन चार्ज किया। जब हम डिस्क की बात करें तो चार्ज डिस्क के वॉल्यूम में ही था, लेकिन जब डिस्क की थिकनेस उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम थी, तो जब हमने उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया तो कैसे किया, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वॉल्यूम। तो सेम कहानी, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे 3D ऑब्जेक्ट है और इस 3D ऑब्जेक्ट में चार्ज है। तो आप क्या करिए, इस ऑब्जेक्ट में से डीवी वॉल्यूम कंसीडर करिए। कहां से कंसीडर करें, यहां से, यहां से, आप कहीं से भी कंसीडर करिए। अगर आपके ईच डीवी वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू बराबर हुई तो ऐसा कहा जाएगा कि इस वॉल्यूम में थ्रू आउट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज प्रत्येक डीवी वॉल्यूम में चार्ज बराबर है। और अगर चार्ज बराबर नहीं हुआ प्रत्येक डीवी वॉल्यूम में, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक सिंबल जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे सिंपली हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है सिंपली वो है चार्ज डेंसिटी बोलने का। तो चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप। चलिए मैं लिख देता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यूज करते हैं रो। और रो किसके बराबर होता है, तो हम आपने क्या किया, ऐसे डीवी वॉल्यूम कंसीडर किया, दिस इज ए स्मॉल वॉल्यूम डीवी, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा डीक्यू, तो इस डीक्यू चार्ज में इस डीवी वॉल्यूम का डिवाइड लगा दीजिए, तो ये कौन होगा, इसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो जो dq का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, रो इनटू d। ठीक, मान लो कभी आपको रो पता हो तो रो को आप वहां के dv से मल्टीप्लाई कर देना, तो जहां का dv लिया है रो भी वहीं का। ठीक है, रो इनटू dv कौन हो गया, वहां का चार्ज dq। ठीक, अब अगर हर जगह dq अपॉन dv का वैल्यू सेम आया, मतलब हर जगह रो की वैल्यू सेम आई, मतलब रो क्या है आपका, कांस्टेंट। और रो कांस्टेंट का क्या मतलब होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका यूनिट आप देख सकते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, आप ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज है वो Q है और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में V मान लेता हूं। ठीक, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ऐसे डीवी वॉल्यूम कंसीडर किए, ईच डीवी में कुछ कुछ चार्ज आया। तो जैसे हम जो चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, ये वाला चार्ज डेंसिटी रो, वो किसके बराबर है, dq अपॉन dv। फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dq किसके बराबर आया, रो इनटू dv। आप दोनों तरफ समेशन करिए, दोनों समेशन करिए। अब मुझे बताइए dq का समेशन क्या आएगा, dq के समेशन का क्या मतलब है कि ऐसे dv बहुत सारे वॉल्यूम आपने कंसीडर किए, मतलब ये छोटे छोटे बहुत लार्ज नंबर में वॉल्यूम कंसीडर किए, जिससे ये पूरा वॉल्यूम कवर हो जाए। तो dq का समेशन क्या आ जाएगा, q। रो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dv मतलब सभी एलिमेंट के वॉल्यूम का समेशन वो क्या आएगा, v। तो रो का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, q अपॉन v। मतलब पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज q है और वॉल्यूम का वैल्यू v है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, q/v। अब चलते हैं आगे कि अब हमें जो लिखना है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
थिक लार्ज सीट। इसका क्या मतलब है? पहले हमने जो सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट देखा था, आप उसको थिन सीट बोल सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि रजिस्टर, आप सोचो इसकी जो रजिस्टर की मोटाई है ना, ये कुछ मोटाई होती है ऐसे, और ये इधर भी इन्फिनिटी होता, नीचे भी इन्फिनिटी होता, इधर भी इन्फिनिटी होता, इधर भी इन्फिनिटी होता, लेकिन इसका कुछ मोटाई होता है ऐसे, तो इसको बोलेंगे थिक सीट। पिछले बार ये थिन सीट थी, मतलब मोटाई क्या थी? 0। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाते हैं आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट ए पर लिखना है जिसका मिड वाली लाइन से, ये इसका थिकनेस टी है और ये मिडिल, इसका एकदम मिड वाला प्लेन है, मिडिल वाला प्लेन है, वहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x। मैं थोड़ा और विजुलाइज कर सकता हूं, इसका जो ये सरफेस है इधर इन्फिनिटी है, अंदर भी इन्फिनिटी है, ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है। वैसे ये वाला बाहर भी इन्फिनिटी है, अंदर भी इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, ठीक। और ये इसका विड्थ है t, और ये इसका हुआ मिड प्लेन। यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट है, वहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? तो देखिए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या करिए, मैं यहाँ एक डायग्राम और बना लेता हूँ। आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाकर, किसी डिस्टेंस x जाना पसंद नहीं कर सकते, r डिस्टेंस पे जाके, और dr मोटाई का एक थिन सीट कंसीडर करिए। मतलब इस पूरी थिक सीट को मैं किससे मिलकर बना मान सकता हूं? बहुत सारी थिन सीट से। तो यहाँ पे आप कहे, आपने r डिस्टेंस पे जाकर dr मोटाई का एक थिक सीट कंसीडर किया। कितने मोटाई का? dr मोटाई का। ठीक, मतलब ये सीट है, ये बाहर भी इन्फिनिटी है, अंदर भी इन्फिनिटी है, ऊपर नीचे इन्फिनिटी आपको दिख रहा है। और इसका जो मोटाई है वो है dr। अब इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE, उसका वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है सिग्मा क्या होगा? तो सिग्मा था क्या? सिग्मा था आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसके बराबर आया था आपको ध्यान हो तो? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक। तो ऐसा करते हैं, अगर आपको सिग्मा पता करना है तो आप क्या करिए, इस सीट में ऐसे dA एरिया कंसीडर करिए, ठीक। और इसका विड्थ कितना है? dr। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? दैट dA into dr। तो इसके अंदर जो चार्ज हो जाएगा dq, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा चार्ज डेंसिटी रो। इसकी चार्ज डेंसिटी क्यों है? तो कूलम पर मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना आ गया? तो आप ऐसे ना एक सिलेंडर इमेजिन करिए, सिलेंडर का एरिया A है और सिलेंडर का लेंथ कितना है? dr। तो A into dr, dA एरिया कंसीडर किया, चलिए dA कर लीजिए, dA लिख लीजिए, ठीक। अब ये क्या हुआ, इस dA एरिया में चार्ज हुआ। अब आपको चाहिए चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आप dA का डिवाइड लगा दीजिए, तो dq अपॉन dA का जो वैल्यू आया वो आया रो इनटू dr, ठीक। तो इसको अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मतलब ऐसी जो मैं बहुत सारी सीट कंसीडर करूंगा, सबके कारण यहाँ पर फील्ड आएगा, और मुझे क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब आप क्या करिए, इसका समेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे समेशन? तो समेशन मतलब इंटीग्रेशन। तो DE का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, DE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कितना? रो इनटू dr। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो जो आपका E आया वो आया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, को बाहर फेंक दीजिए और इंटीग्रेशन करिए r का। अब मुझे बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सीट कंसीडर करनी पड़ेगी, यहाँ सीट, यहाँ सीट, यहाँ सीट, यहाँ सीट, यहाँ सीट, यहाँ सीट। तो ऐसा करते हैं, जो ये वाला डिस्टेंस है हमारे लिए सवाल में गिवन नहीं था, आप इसको d मान लें। तो ये वाली सीट के लिए r का वैल्यू क्या होगा? d, और ये वाली सीट के लिए r का वैल्यू क्या होगा? d प्लस t। तो यहाँ पे पुट किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ dr, और लिमिट कहां से कहां तक पुट की जाएगी? d से लेकर d प्लस t। इसको सॉल्व किया जाए तो e कितना आया? e आया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dr का इंटीग्रेशन आया r, और लिमिट कहां से लेके? d से लेके t प्लस r। तो e का जो आंसर आया वो आया रो
T अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इस D से इंडिपेंडेंट आया, इसका मतलब इस थिक सीट के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डिस्टेंस D पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे मतलब बाहर का कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कितना, √T अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि इस थिक सीट में जो ये मिड प्लेन है, इससे x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और ये पॉइंट इसके अंदर है, सीट के बाहर नहीं है। ये वाला पॉइंट कहां था, सीट के बाहर था। तो देखिए इसमें आप क्या करते हैं, आप क्या करिए, इस पूरी ज्योमेट्री को दो पार्ट से मिलकर बना मान लीजिए, इसको दो थिक सीट से मिलकर बना मान लीजिए। एक थिक सीट ये हो गया, ये थिक सीट हुआ जिसका मोटाई किसके बराबर होगा, ये t/2 है, इसमें से x हटा दो तो ये होगा t/2 माइनस x। और अब बात करें कि ये वाला थिक सीट कितना होगा, ये एक दूसरा थिक सीट हो गया, इसकी मोटाई क्या होगी, t/2 प्लस x। और आप जानते हैं कि थिक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो पॉइंट कितना दूर है, बस वो पॉइंट बाहर होना चाहिए। तो जो ये पॉइंट है मैं इसको इसके भी बाहर कंसीडर कर सकता हूँ और इसके भी बाहर कंसीडर कर सकता हूँ, बाहर है, डिस्टेंस 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इस वाले के कारण, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आएगा, तो राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, राइट में किसके कारण आएगा, इसके कारण कितना आएगा, रो, थिकनेस कितना है, t/2 प्लस x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन, किसके कारण, इस वाली थिकनेस के कारण, तो वो कितना आएगा इस डायरेक्शन में, लिख के दिखाते हैं, वो आएगा रो t/2 माइनस x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को ऐड अप किया जाए तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये ज्यादा ये कम है, तो नेट इस डायरेक्शन में आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, मतलब ये वाला पार्ट आगे चल रहा है, E नेट, ये वाला पार्ट आगे चल रहा है, तो मैं E नेट इस डायरेक्शन में लिख रहा हूं, E नेट। ठीक, E नेट क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो E नेट आया आपका रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t/2 प्लस x माइनस t/2 माइनस x। इसको सॉल्व किया जाए तो E नेट का जो वैल्यू आया वो आया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2x। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर देखिए तो हमें अब ये भी पता चल गया कि मिड प्लेन से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मिड प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, 0, तो मिड वाले प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। मतलब जैसे जैसे मैं इधर चलते जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि x ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मान लो एक पॉइंट ये है B और मान लो एक पॉइंट यहाँ लेता मैं C, तो ये वाला पॉइंट अगर C होता तो फील्ड कहाँ ज्यादा होता, C पे ज्यादा होता, क्यों, क्योंकि उसका x क्या है, ज्यादा। इसका मतलब जब मैं इस मिड प्लेन से दूर जाऊंगा फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और कहां तक बढ़ेगा, सरफेस तक, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका आपके लिए ग्राफ बनाऊं तो देखिए ग्राफ समझाता हूं आपको। इसका फील्ड का आपको ग्राफ समझाते हैं, ग्राफ कैसे आएगा। तो ऐसे देखिए, ये आपका पोजीशन है और ये आपका वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेस है। ठीक है, एक साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ तो उसको पॉजिटिव कहा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ तो उसको नेगेटिव कहा जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ये वाले, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट साइड। तो इन सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, और इन सब पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तो लेफ्ट में होगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि पूरा चार्ज इधर है तो सबके कारण इधर रहा होगा। यहाँ पे लेफ्ट में होगा, कैसे समझ में आ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि इधर ज्यादा चार्ज है इधर कम चार्ज है, तो ज्यादा करंट फील्ड डोमिनेट करेगा, तो नेट फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। जैसे मैं इधर बढ़ूंगा 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, सरफेस तक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सेम हालत इधर है, जब मैं इधर चल के जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब डायरेक्शन लेफ्ट होगी इसलिए मैं उसको नेगेटिव बनाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 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 सरफेस तक, और बाद में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, ये लाइन आपको थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही वर्टिकल, इसको मैं वर्टिकल दिखा देता हूं।
ठीक, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हुआ। ये एक्सिस थी E और ये था इसका पोजीशन, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ठीक है। चलिए